Hello, my shimmering star. I am Amika Dhaya. Welcome you all to this amazing platform of Tutors Theory. Our today's topic is from Unit 3 of DLH second year, साइंस एजुकेशन. साइंस एजुकेशन का यूनिट 3 का फर्स्ट पार्ट हम कर चुके हैं अप टू साइंस किट, जिसमें मैंने आपको लेसन प्लानिंग, रिसोर्सेज कैसे होते हैं, टीएलएम आप कैसे यूज करते हो, ये सारी चीजें मैंने आपको बताई हैं. फ्लैश कार्ड, बोर्ड्स, पैनल बोर्ड्स, ये सारी चीजें मैं आपको बता चुकी हूँ. आज से हम 3.2 स्टार्ट करेंगे और इससे आगे की चीजें जानेंगे कि क्या होता है, कैसे साइंस की टेक्नोलॉजी अब प्रयोग में लाई जा रही है. तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज आईसीटी. आईसीटी का मतलब होता है इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी. तो देखो, आईसीटी इज मेड अप ऑफ टू वर्ड, आईटी प्लस सीटी. इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का मतलब जब आप किसी से अपनी इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हो तब टेक्नोलॉजी का यूज करना. और दूसरा होता है सीटी, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, जब आप किसी से कम्युनिकेशन कर रही हो. आईटी में जैसे आ जाएंगे आपके ईमेल, ठीक है, द प्लेटफॉर्म लाइक गूगल मीट, जूम मीट. कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी आ जाएंगी जैसे कि हमारी व्हाट्सएप हो गया है, टेलीग्राम हो गया, इंस्टाग्राम, ये जिसमें आप कम्युनिकेट करते हो. मेजर रोल उनका कम्युनिकेशन का है. तो दोनों का कॉम्बिनेशन बनता है हमारा आईसीटी. क्योंकि हम आईसीटी में, आईसीटी या फिर मैं टीचिंग में बात करूं तो हम इंफॉर्मेशन भी शेयर कर रहे हैं और कम्युनिकेशन भी शेयर कर रहे हैं. जैसे अगर आप लोगों ने एसएलएम का चैप्टर 3, यूनिट 1 का चैप्टर 3 देखा होगा तो टीक्यूएम की बात करते हैं हम वहां पे. टीक्यूएम में क्या था हमारा कि जो हमारी किसी भी इंस्टीट्यूशन का, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का बिल्डिंग मोटार है, जैसे हम कोई घर बनाते हैं तो हमारी ब्रिक्स होती हैं, रूफ होती हैं और वॉल्स होती हैं, और उन ब्रिक्स को जोड़ने के लिए जो हम यूज करते हैं वो सीमेंट यूज करते हैं, तो वो बिल्डिंग मोटार होता है. ऐसे ही हमारी आईसीटी में भी बिल्डिंग मोटार, हमारी एजुकेशन सिस्टम में हमारा बिल्डिंग मोटार हमारी कम्युनिकेशन ही है. तो आईसीटी की बात करूं तो हमारी ह्यूमन लाइफ में एक मेजर रोल प्ले करती है और डे टू डे लाइफ में हम आईसीटी का बहुत ज्यादा प्रयोग कर रहे हैं. आईसीटी क्या है? एक बढ़िया वर्जन है जिससे आप सोशली और इकोनॉमिकली डेवलपमेंट करके आप साइंस एजुकेशन को एम्फसाइज कर सकते हो बच्चों पे, जिससे कि उनकी लर्निंग जो है बहुत अच्छी बन जाए. और टेक्नोलॉजी की वजह से हम क्या कर सकें, डिफरेंट काइंड ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर प्रयोग में ला सके कि उनको उपयोग करके आप अपनी टीचिंग को इफेक्टिव बना रहे हो और बच्चे की लर्निंग जो है परमानेंट भी हो रही है और इनहेंस भी होती जा रही है. आईसीटी हेल्प करती है बच्चों के इंटेलेक्चुअल क्वालिटीज को अपग्रेड करने में, प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, कम्युनिकेशन को बिल्डअप कराने में, और जनरली जो आईसीटी है वो बच्चों को और ज्यादा स्किलफुल बनाती है किसी भी फील्ड के लिए. नेक्स्ट है जनरल बेनिफिट्स. क्या बेनिफिट है? एफिशिएंसी ग्रेटर हो जाती है हमारे इंस्टीट्यूट की जब आप आईसीटी ले आते हो. लाइक आई एम यूजिंग आईसीटी, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी. इंफॉर्मेशन के लिए हमारे पास यूट्यूब भी है और कम्युनिकेशन के लिए भी. एंड बाय यूसेज ऑफ टेक्नोलॉजी, बाय यूसेज ऑफ माई लैपटॉप, द पेन टैब, इनकी वजह से मैं आपको करा पा रही हूँ. और आफ्टर दैट मैं वीडियो रिकॉर्ड करने के बाद उसे हमारा जो बिल्डिंग मोटार के साथ हमारा चैनल है, चैनल लाइव मीडियम है जो हमारा इंटरनेट है, और हमारा जो चैनल है ट्यूटर्स थ्योरी, उसके द्वारा आप सारी चीजें उससे पढ़ पा रहे हो. तो एफिशिएंसी बढ़ रही है, एफिशिएंसी ऑफ लर्निंग. कम्युनिकेशन चैनल जो है हमारे ईमेल पे डिस्कस कर सकते हैं, हम ग्रुप चैट कर सकते हैं, एंड इट विल मोटिवेट आवर स्टूडेंट. तो ये मेन है कि हम एफिशिएंसी बढ़ा रहे हैं, किसकी? टीचर की भी और स्टूडेंट की भी. हम दोनों की एफिशिएंसी बढ़ा रहे हैं, बेनिफिशियल दे रहे हैं, और लार्ज या स्मॉल ग्रुप को आप एक ही जगह बैठ के पढ़ा सकते हो. ठीक है. इसके बाद है द रोल ऑफ आईसीटी इन साइंस एजुकेशन. साइंस एजुकेशन में देखो, सारी किसी भी हमारे टीचिंग सब्जेक्ट में सबसे मेन रोल यही रहेगा कि हम अपने क्लासरूम की इफेक्टिवनेस को बढ़ा रहे हैं. इंस्ट्रक्शनल पीरियड जो हमारा था, उस छोटे पीरियड में हम ज्यादा से ज्यादा कार्य कैसे कर पाएंगे. तो यही है कि इफेक्टिव बनाना है हमें बच्चों में, और टीचर में कॉन्फिडेंस गेन कराना है. और अगर आप आईसीटी यूज कर रहे हो तो आप अपने सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से करा सकते हैं, एंड वी कैन गेन द अटेंशन ऑफ द लर्नर. ठीक है. इसके बाद आते हैं सर्विंग साइंस एजुकेशन. टीचर शुड बी गिवन द अपॉर्चुनिटी टू साइंस लिटरेट थ्रू द साइंस सर्विस एजुकेशन एंड ट्रेनिंग. इसका क्या मतलब है कि अगर टीचर्स को भी न्यू फील्ड में लेके आना है तो हमें टीचर्स की भी ट्रेनिंग सेमिनार्स प्रोवाइड कराने चाहिए, जिससे कि वो आईसीटी का प्रयोग बहुत अच्छे से कर पाए. और प्रोविजंस भी लगाने चाहिए कि आप आईसीटी का फैसिलिटीज का प्रयोग किसी भी इंस्टीट्यूशन में कितना कर सकते हो और कहाँ तक आप कोऑर्डिनेट करने में हेल्प कर सकते हो, और कैसे हमारी मॉडर्न कंप्यूटर लेबोरेटरी सेटअप होगी. इसके बाद है एग्जाम्पल फाइंडिंग आउट. किस किस के लिए कर सकते हैं हम, किसी चीज का पता लगाना है हमें.
प्रोसेस नॉलेज हमारा जो भी हमारी पूरा प्रोसीजर नॉलेज हो उसको स्टेप बाय स्टेप कैसे फॉलो करना है, ये कॉम्प्लेक्स चीज़ों को हम सिंपल बनाने के लिए भी कर सकते हैं और नॉलेज को शेयर करने के लिए कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे एडवांटेजेस ऑफ आईसीटी। आईसीटी रिमूव्स प्रॉब्लम कंसर्निंग स्पेस एंड टाइम। स्पेस, जब इतना बड़ा क्लासरूम सेटअप चाहिए, आपको ब्लैक बोर्ड चाहिए, आपको टीएलएम्स चाहिए, सिटिंग पोजीशंस चाहिए, बच्चों की बेंचेस चाहिए, एडी रूम चाहिए, फैंस चाहिए, बट अगर आप अपने घर पे बैठ के कर रहे हो वो सारी चीजें तो आपका वो स्पेस भी यूसेज नहीं हो रहा है और एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में आप ज्यादा से ज्यादा इन्फॉर्मेशन को दे सकते हो। एंड ये हमारी पेस के अकॉर्डिंग भी होगा कि बच्चा कोई कैसे पढ़ना चाहता है, कितना उसकी खुद की इंडिविजुअल लर्निंग है। लाइक अगर कोई वीडियो को 2x पे करके देख सकता है, कोई 1.5 पे, कोई 0.5 पे भी करके देख सकता है और रिपीटेडली टाइम दे सकते हैं, तो इससे ये फायदा होगा कि बच्चे इंडिविजुअल जब लर्न करना चाहें तो उन्हें लर्न कर लेंगे। एंड इट इज एनीवेयर एंड एनी टाइम, कहीं भी और कभी भी आप पढ़ सकते हो। ग्लोबल पूल है, मतलब आप विश्व में किसी भी कोने पे बैठे हो बट आप इन्हें ग्लोबली देख सकते हैं, हम नॉलेज को शेयर कर सकते हैं एंड कलेक्टिव आइडियाज भी कर सकते हो, प्रेजेंटेशन बना सकते हैं। रजिस्टर मेंटेनेंस जैसा भी काम करने की जरूरत नहीं है, अब आईसीटी इनमें बहुत ज्यादा हेल्प कर रही है। इंस्टेंट शेयरिंग होती है, इंस्टेंट शेयरिंग जैसे कि हम चैटिंग करते हैं, एक इधर से मैसेज कर रहे हैं, साथ साथ उसका रिप्लाई आपको मिल रहा है, ब्लू टिक हो रहे हैं मैसेज, तो हमें पता चल जाता है कि वी आर डूइंग द इंस्टेंट शेयरिंग। सेल्फ बेस्ड लर्निंग हो सकती है, मैंने अभी कहा कि आप अपनी पेस के अकॉर्डिंग काम कर सकते हो एंड इट विल गिव यू द सिमुलेशन ऑफ एक्सपीरियंशियल लर्निंग। अगर आप एक्सपीरियंस प्रोवाइड नहीं कर सकते हो, अब तो ऐसे एनिमेशन और 3D आ गए हैं जिसमें आपको लगता है कि आप पर्टिकुलर प्लेस पे ही हो और वहीं से आपको सारी नॉलेज मिल रही है। अब बेनिफिट्स क्या है, रिसोर्सेज अच्छे बढ़ जाते हैं, एक्सपर्टीज और एडवाइस अच्छी दे सकते हैं क्योंकि हमें बहुत सारी चीजें हमें ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे भी मिलती हैं। ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी होती है, टीचर्स अपने अकॉर्डिंगली कॉम्प्लेक्स चीजों को सिंपलर फॉर्म में तोड़ सकता है। कॉन्फिडेंस और एंथुसियाज्म बढ़ते हैं, लेसन प्लानिंग बहुत अच्छे से हो सकती है, डिजाइनिंग मटेरियल हम ले सकते हैं, बहुत सारी चीजें आई ऑल्सो यूज फ्रॉम द गूगल, तो इससे भी हेल्प हो जाती है। It will give you the data and information anytime, anywhere, and enhancement of the professional of all the colleagues. फिर स्टूडेंट्स के लिए क्या बेनिफिट थे, ये टीचर्स के लिए थे, वो कोलैब करके पढ़ सकते हैं, रिसोर्सेज ज्यादा होंगे, इंप्रूवमेंट अच्छी बढ़ेगी, राइटिंग और लर्निंग स्किल बढ़ जाएंगी बच्चों की, सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ेगी, लेवल ऑफ लर्निंग बढ़ेगा, एक्सटर्नल ऑडियंस के साथ आप कनेक्ट कर सकते हो। अब ये जरूरी नहीं है कि अगर मैं वीडियो डाल रही हूँ तो सिर्फ मेरे ही कॉलेज के बच्चे मुझे देख पा रहे हैं, और कोई भी देख सकता है, अगर किसी के लिए भी इंफॉर्मेटिव है तो वो वीडियो वॉच कर सकते हैं। तो जो असाइनमेंट्स थे वो हमें एक जगह पे भी मिल जाएंगे। डिसएडवांटेजेस क्या है, बहुत बड़ी डिसएडवांटेजेस है कि हम अपना जो कंसर्न है कंसंट्रेशन से हट जाते हैं। बहुत सारे बच्चे वीडियो देखते हैं और फिर बाद में स्क्रॉल करने लग जाते हैं, तो इससे भी क्या होता है कि जो इन्फॉर्मेशन, जितनी इन्फॉर्मेशन बच्चों को जिस टाइम पे चाहिए वो नहीं हो रही है। और दूसरा जो बहुत सारी ऐसी नेगेटिव चीजें भी आती हैं जिससे बच्चे का ध्यान जो है भटक सकता है। सुपरविजन की बहुत ज्यादा जरूरत है, सबको चलाना भी नहीं आता एंड इट इज क्वाइट एक्सपेंसिव फॉर द लर्नर हु आर पुअर। नेक्स्ट है नो चॉइस बट हेल्प इन ऑर्डर टू स्टूडेंट बिकम रिस्पॉन्सिबल। खुद से रिस्पॉन्सिबल बनना पड़ेगा, उनको खुद से रिस्पॉन्सिबल बनना पड़ेगा कि उन्हें कितना इंटरनेट यूज करना है, कैसे यूज करना है और उसके बेटर इफेक्ट हमारे कैसे आ सकते हैं। एंड समटाइम इट इज अनहेल्दी एंड हिंडर्स लर्निंग। अनहेल्दी कैसे है, बहुत देर तक आप लैपटॉप, कंप्यूटर या फोन यूज करोगे तो आपकी आईसाइट भी वीक होती है और कंसंट्रेशन भी कम होता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कम्युनिटी रिसोर्सेज। कम्युनिटी रिसोर्सेज होते हैं हमारे सामुदायिक संसाधन, वो रिसोर्सेज जो आपको आपकी कम्युनिटी से बिना किसी एक्सपेंसिव के प्राप्त हो जाते हैं या बहुत चीप रेट में मिल जाते हैं, तो आप उन्हें कम्युनिटी रिसोर्सेज बोलते हो। द मटेरियल विच आर अवेलेबल एट योर लिविंग प्लेस और योर कम्युनिटी, तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन भी इन्हें अफोर्ड कर सकते हैं। और वाइड रेंज ऐसी बहुत होती है कि जो हमें अपने कम्युनिटी से मिल सकते हैं और कुछ लिमिटेड भी होते हैं कि जो हमें अपनी सारी कम्युनिटी से नहीं मिल सकते। और अगर मैं कम्युनिटी का इटमोलॉजिकल मीनिंग जानूं, शाब्दिक अर्थ जानने की कोशिश करूं, तो एक फ्रेंच वर्ड है कम्युनाइट एंड एक लैटिन वर्ड है कम्युनिस। कम्युनिस का मतलब होता है लिव टुगेदर, कम का मतलब होता है लिव टुगेदर एंड म्यूनिस का मतलब होता है गिफ्ट, ये कम्युनिस है NUS। So we can say that community is refer a very small social group or group where you are sharing some common cultural values and your social cultural demographic situations. It can also referring the national community और international community। हमारी कैसी नेशनल कम्युनिटी होगी, नेशनल कम्युनिटी का मतलब जैसे हम हिंदू कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं एंड समटाइम्स वी आर इंटरनेशनल कम्युनिटी बिकॉज हिंदू जो है सिर्फ उनका रेजिडेंस यही नहीं है, वो वर्ल्ड में अलग अलग जगह भी रहते हैं, बट वी आर शेयरिंग द कॉमन कल्चर।
According to Oxford Advanced Learner Dictionary, community is defined as all the people who live in a particular area, country or etc. and they are sharing their common culture or cultural paradigms. इसके बाद है community resources क्या होते हैं? The resources which are available in your community and which are increase the learning experience of the learner. नेक्स्ट है साइंस एजुकेशन के लिए क्या है, CRS क्या होते हैं. सबसे पहले अगर साइंस की टीचिंग में कोई भी ऐसी प्रॉब्लम आ रही है जिसको सॉल्व करना है, जैसे क्रिटिकल थिंकिंग होगी, हाइपोथेसिस क्रिएट करना हो गया, अपने एनवायरनमेंट को जानना हो गया और कोई भी चैलेंजेस और बैरियर्स को दूर करना है, तो इन चीज़ों के लिए जो टीचर है उनसे रिलेटेड मटेरियल या हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस उन्हें अपनी कम्युनिटी के रिसोर्सेज से भी दे सकता है. और जैसे अपनी कम्युनिटी के रिसोर्सेज से बच्चे सीख सकते हैं कैसे एंथुजियास्टिक रहना है, रोल मॉडल बना सकते हैं, इंगेज होना सीख सकते हैं. और कम्युनिटी रिसोर्सेज की स्कूल में बात करूं तो स्कूल में कम्युनिटी के साथ कैसे इंटरेक्ट करना है ये हम अपनी फैमिली से जान जाते हैं. एक अच्छा सिटीजनशिप कैसे बनना है वो हम जान जाते हैं, क्योंकि वी आर द पार्ट ऑफ कम्युनिटी. तो हमें कंपैटिबिलिटी के साथ घरों में भी रहना होता है, अपने नेबरहुड में भी रहना होता है और ऐसे ही हमारे स्कूल में भी रहना होता है. और अगर मैं कम्युनिटी की बात करूँ तो कम्युनिटी में जहाँ पे भी आप रहते हो आप सर्वे कर सकते हो, आप ट्रिप पे लेके जा सकते हैं, एक्सकर्जन्स करा सकते हैं, कैंपेनिंग करा सकते हैं, नुक्कड़ नाटक वगैरह करा सकते हैं. तो इनसे भी बच्चे जो हैं उनकी सोशल स्किल्स भी इनहेंस होगी. और कम्युनिटी में भी ऐसे बहुत सारे रिसोर्सेज मिलते हैं आप जिन्हें एज इट इज अपनी कक्षा कक्ष में प्रयोग में ला सकते हो. अगर मुझे ग्रीन प्लांट दिखाने हैं वो बहुत सारी चीजें आपके स्कूल में भी अवेलेबल हो जाएंगी, आप वहीं से लाके दिखा सकते हो. आपको कोई ग्रोसरी का आइटम दिखाना है, मान लो आपको लिटमस पेपर दिखाना है, तो ये चीजें भी आप अपनी कम्युनिटी से ले सकते हैं. तो ये कम्युनिटी रिसोर्सेज हैं, दीज आर चीप और इनएक्सपेंसिव इन नेचर. इसके बाद आती है हमारी फील्ड ट्रिप. सब बहुत खुश होते हैं ट्रिप पे जाके. तो फील्ड ट्रिप क्या होती है, किसी भी एक पर्टिकुलर फील्ड पे आपको ले जाया जाता है टू मेक योर लर्निंग एक्सपीरियंशियल, जहाँ पे आप अपने अनुभवों से अपना ज्ञान प्राप्त कर रहे होते हो. तो फर्स्ट है दे स्टिमुलेट इमेजिनेशन बाय लर्निंग. कुछ हम ना इमेजिनेशन कर लेते हैं कि लर्निंग के लिए अगर मैं आपको कहूँ कि अगर हिली एरिया पे जाओगे ना आप वहाँ पे बर्फ देखोगे तो सब इमेजिन कर रहे हैं, बट अगर मैं वहाँ पे ले जाऊँ तो सब अपना ना जो एक्सपीरियंशियल लर्निंग है उसे एक रियल वर्ल्ड में जाके बता सकते हैं. इसके बाद हम इंटीग्रेट कर सकते हैं, आर्टिकुलेशन भी कर सकते हो कि आर्टिफिशियल सेटअप में जो आप चीजें नहीं दे पाते आप वहाँ पे वो सेटअप देके लाइव कम्युनिटी से उन्हें बता सकते हो. उसके बाद फील्ड ट्रिप से क्या है आपको ये पता चल जाता है कि बुकिश नॉलेज से बाहर भी एक रियल नेचर या रियल रिव्यू है जिससे भी आप कुछ जान सकते हो. लर्निंग परमानेंट रहती है, अब सब रूम शेयर करते हैं, एक दूसरे के साथ बैठते हैं, तो उनकी सोशल स्किल्स भी इनहेंस होती है और जो बच्चा है वो एक सोशल क्रिएचर की तरह बिहेव करता है. इसके बाद है कम्युनिटी सर्वे. कम्युनिटी सर्वे क्या होता है, जब एजुकेशनल एक्सपीरियंसेस या रिसर्च वर्क के लिए प्यूपल्स को या किसी पर्टिकुलर रिसर्च स्कॉलर या किसी पर्सन को किसी डाटा को कलेक्ट करना होता है, तो वो जिस टाइप के फॉर्म या लोगों से या किसी स्पेसिफिक एज ग्रुप से बात कर रहा होता है तो वो हमारे सर्वे कहलाते हैं. सर्वे क्या होता है, जिसके अंदर मतलब सर्वे का क्या समझ आया आपको कि जब भी आप किसी कम्युनिटी में जाके एजुकेशनल डाटा को कलेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो बाय सर्वेइंग द पीपल, तो वो हमारे कम्युनिटी सर्वेज कहलाते हैं. जैसे हम हमारे एससीपी में है एक नेबरहुड के ऊपर नेबरहुड रिपोर्ट बनानी है आपको, तो उसके बारे में भी जो बच्चे हैं अपने नेबरहुड में क्या कितने लोग रहते हैं, कैसे लोग रहते हैं, क्या एज ग्रुप मेनली है, कौन सी क्लास में पढ़ते हैं, कैसा बिहेवियर है, कौन सी लैंग्वेज शेयर करते हैं, इनके बारे में वो बना सकते हैं. इसके बाद है सर्वे फोस्टर कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग. जो भी हमारी कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग है उसको कैसे इंटरेक्ट करना है, कॉम्प्लेक्सिटी को कैसे सेव करना है, मतलब कम करना है, उसके बारे में जान सकते हैं. देन आती है हमारे स्कूल कैंपिंग. स्कूल कैंपिंग में क्या है, जब आपको अपॉर्चुनिटी मिले टू लर्न अवे फ्रॉम द बोर्डम ऑफ द स्कूल और नेचुरल सोर्सेज में जाके आपको एक रिसोर्सेज या कम्युनिटी प्रोवाइड कर दी जाए जहाँ पे आप कैंपेन कर सको, क्लीननेस को जान सको. क्लीनलीनेस के ऊपर करा सकते हैं हम कैंपेनिंग, एंटी मॉस्किटो कैंपेन करा सकते हैं, हेल्दी लिविंग लाइफ के ऊपर आप करा सकते हो, किसी भी एक ऐसे टॉपिक पे करा सकते हो जिससे आपका जो लर्निंग है वो भी बेटर होगी और आप दूसरों को भी कोई ना कोई जागरूकता करा रहे हो. नेक्स्ट एनिमल वेलफेयर पे, फैसिलिटीज पे, वाटर ड्रिंकिंग वाटर पे करा सकते हो, प्लांटेशन ट्रीज पे करा सकते हो, क्लीनलीनेस पे करा सकते हो, टेम्पल ड्रेन्स इनको कैसे बना के रखना है इनके बारे में बता सकते हैं. इसके बाद है इनवाइटिंग रिसोर्स पर्सन. अब रिसोर्स पर्सन क्या होता है कि अगर आप किसी भी कम्युनिटी में रहते हैं तो आपके सामने कुछ ऐसे आइडियल पर्सन जरूर होते हैं जो जिस भी आप स्पेसिफिक की बात कर रहे हो उस पे उन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया होता है.
तो जैसे हमारे IAS IPS या कोई आपका टीचर रोल मॉडल हो सकता है जो आपकी लर्निंग के लिए आपके डोर ओपन करता है और वो आपके सामने एक रिसोर्स पर्सन की तरह बिहेव करता है, जिसे देख के आप मोटिवेट होते हैं, एंथुसियास्टिक होते हो और कार्य करने के लिए अग्रसर रहते हो। नेक्स्ट हमारे आते हैं पेरेंट टीचर एसोसिएशन, जिसे बहुत आराम से पेरेंट टीचर मीटिंग भी बोला जाता है। ये एक ऐसी पॉलिसी है और प्रोग्राम है जिसके अंदर आप पेरेंट से बात कर रहे होते हो, मतलब आप कौन, टीचर पेरेंट से बात करते हो और स्टूडेंट के जो है बिहेवियर, उनके अचीवमेंट या ड्रॉबैक के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। अब इसके बाद आ जाओ सोशल सर्विसेज। सोशल सर्विसेज जिसके अंदर समाज के बारे में कुछ ना कुछ बताया जा सके। आपके फैनल बोर्ड हो सकते हैं, आपके बुलेटिन बोर्ड हो सकते हैं और समाज में कोई भी एक ऐसी सेवा भी आप प्रदान कर सकते हो जो सोशल सर्विस का पार्ट हो सकती है। सेलिब्रेशन करा लें, फेयर्स में ले जाए, नेशनल डे सेलिब्रेट करा ले, कोई फेस्टिवल सेलिब्रेट करा ले, तो भी हमारे कम्युनिटी रिसोर्सेज बढ़ेंगे। एंड अरेंजिंग टॉक्स ऑन नेशनल एंड इंटरनेशनल प्रॉब्लम, हमारे देश की अंतरराष्ट्रीय जो भी समस्याएं हैं उनके बारे में हम बात करके भी नेशनल इंटरेस्ट और इंटरनेशनल इंटरेस्ट को बिल्डअप करा सकते हैं। देन है अदर रिसोर्सेज एट लोकल लेवल, और क्या क्या हो सकते हैं हमारे कम्युनिटी रिसोर्सेज, लाइब्रेरी हो सकते हैं, बुक स्टोर हो सकते हैं, नेचुरल सेंटर्स हो सकते हैं, अडल्ट एजुकेशन कोर्सेज हो सकते हैं, देन म्यूजियम्स, हिस्टोरिक प्लेसेस, आर्ट सेंटर, कल्चरल सेंटर, फैक्ट्रीज, फ्रेंड्स एंड रिलेटिव, दीज आर ऑल्सो द पार्ट ऑफ आवर कम्युनिटी रिसोर्सेज। अब रोल ऑफ टीचर क्या है, ओवर एम्फेसाइज नहीं करना चाहिए, क्योंकि कम्युनिटी हमारा एक पार्ट प्ले कर रही है, हमारी कम्युनिटी हमारी एजुकेशन का एक पार्ट हो सकती है, बट पूरी लर्निंग वो नहीं हो सकती, तो ओवर एम्फेसाइज ना करें। जैसी लाइवलीहुड में आप रहते हैं, कोई हिपोक्रेसी वगैरह ना करें, नेपोटिज्म या फेवरेटिज्म ना दिखाए, और जिसके पास जैसे रिसोर्सेज अवेलेबल है उनको वो वैसे प्रयोग करे, और इस लेवल पे भी सोचे कि क्या फ्रेमवर्क रहेगा और कैसे हम डील कर सकते हैं। तो इट इज ऑल अबाउट कम्युनिटी रिसोर्सेज। तो हमने क्या क्या जाना कि कैसे कम्युनिटी में रहना है, क्या कम्युनिटी रिसोर्सेज होंगे, टीचर का रोल क्या है, डिफरेंट काइंड ऑफ कम्युनिटी रिसोर्सेज कैसे हैं और उनसे कैसे हम कनेक्ट कर सकते हैं। और नेक्स्ट टॉपिक इज इंसाइक्लोपीडिया। इंसाइक्लोपीडिया क्या होती है, आई तो हैव द इंसाइक्लोपीडिया बट अभी है नहीं मेरे पास। बट इंसाइक्लोपीडिया क्या होता है कि अगर मान लो आपने एक वर्ड सर्च किया बैट, ठीक है, अगर मैं लोकल डिक्शनरी की बात करूं, आप सर्च करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, उसकी स्पेलिंग आ जाएगी BAT, बैट कैसे प्रोनाउंस करना है वो आ जाएगा, और लास्ट में एक मीनिंग आ जाएगा। अगर आपने पर्टिकुलर डिक्शनरी ले रखी है हिंदी या इंग्लिश में, तो उसमें मीनिंग आ जाएगा कि बल्ला ये होता है। इंसाइक्लोपीडिया क्या करता है, उसकी इलस्ट्रेशन भी आपको देता है, मतलब वी कैन से दैट इट इज अ काइंड ऑफ सीरीज ऑफ बुक इन विच वी गिव द जर्नल इंफॉर्मेशन विद द इलस्ट्रेशन और एग्जाम्पल इन अ पिक्टोरियल फॉर्म या फोटोग्राफ्स। इनके रूप में अगर आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड हो रही है तो वो हमारा क्या कहलाएगा, इंसाइक्लोपीडिया कहलाएगा। तो मैं ये कह सकती हूँ कि दिस इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ डिक्शनरी विद अ पिक्चर। तो डिक्शनरी के साथ पिक्चर होती है, इसमें डेप्थ नॉलेज आपको दी जाती है, इलस्ट्रेशन मैप्स और फोटोग्राफ्स यहाँ पे दी जाती हैं, और जो डाटा है उनके ऊपर कितनी थ्योरी है, बायोग्राफी क्या हो रही है, मतलब उसके बारे में ना इन डेप्थ नॉलेज दी जाती है आपको। देन 4 मेजर एलिमेंट्स साइक्लोपीडिया के क्या है, सब्जेक्ट मैटर क्या रहेगा, उसका स्कोप क्या है, कैसे ऑर्गेनाइज किया जा रखा है और कैसे इसे प्रोड्यूस कर सकते हैं, इसका और आगे उत्पादन कैसे कर सकते हो आप। कैरेक्टरिस्टिक क्या है, एनसाइक्लोपीडिया जर्नल सबके लिए सेम है, कंटेनिंग आर्टिकल्स होते हैं, टॉपिक्स होते हैं, गाइड की तरह काम करता है, और डिक्शनरी भी एम्बेडेड होती है इसके अंदर। एंड इट इज मोर एथनिक। मोर एथनिक का मतलब अगर मैंने कोई एक एथनोग्राफी से रिलेटेड, एथनोग्राफी होती है मनुष्य नर विज्ञान टाइप हिंदी में कोई होता है, तो मनुष्य की जो स्टडी होती है, तो अगर मैंने कोई पर्टिकुलर वर्ड बोला रिलीजन, ठीक है, मैंने कोई रिलीजन बोला और वहां पे ना एक पिक्चर बन गई है साधु या संत की, तो देखो ये हमारे ना एथनोग्राफी से रिलेटेड है, क्योंकि अगर मैं अपनी बात करूं या हमारे आस पड़ोस की बात करूं या मेरे एंसेस्टर की बात करूं या फिर जो मेरी फेलो जनरेशन आएगी उनकी भी बात करूं, तो वो अगर मैं अपनी बात कर रही हूँ तो वो एक धर्म से जुड़े हुए हैं, पर्टिकुलर धर्म से, तो हम उसे ही अपना रिलीजन मानते हैं। तो रिलीजन का इस एनसाइक्लोपीडिया में क्या है कि आपकी जो भी एथनिसिटी है उसको ज्यादा करता है। जैसे अगर एक चीज और करती हूँ मैं, पहाड़, तो अगर आपको एग्जांपल मिलेगा माउंटेन का, तो मेनली ऐसे माउंटेन्स का एग्जांपल मिलेगा विच आर लोकेटेड इन इंडिया,
तो हमारे कल्चर से, पर्टिकुलर कल्चर से, एथनिक से और हमारे नेशनल पर्सपेक्टिव से जुड़ी होती है, ज्यादा स्कोप कैरी करती है, सब्जेक्ट और डोमेन से जुड़ी होती है एंड इट विल गिव यू द डेप्थ नॉलेज। इसके बाद है साइंस इनसाइक्लोपीडिया फॉर चिल्ड्रन। तो ये भी वही बुक होती है जिसके अंदर कोई भी पिक्चर इंक्लूडेड होती है ऑफ ब्रांचेस ऑफ साइंस की। हमारी इंसाइक्लोपीडिया फिजिक्स का हो सकता है, हमारा इंसाइक्लोपीडिया किसका हो सकता है, बायोलॉजी का, केमिस्ट्री का और मैनी अदर इनका हो सकता है। देन साइंस इंसाइक्लोपीडिया में क्या क्या गिवन होती है, कोई इन्फॉर्मेशन हो सकती है, साइंटिफिक मैप, कॉन्सेप्ट, केमिकल एलिमेंट्स, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ साइंटिफिक नॉलेज और टेक्निकल इक्विपमेंट भी हमारे साइंस के इंसाइक्लोपीडिया में दिए जा सकते हैं। तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ इंसाइक्लोपीडिया। ये बुक का फ्रंट है, इसके अंदर पूरा इंसाइक्लोपीडिया की डिस्क्रिप्शन गिवन है। देन बेनिफिट्स क्या हैं, ज्यादा अमाउंट ऑफ नॉलेज मिलेगी, सारे रिसोर्सेज उनको मिल जाएंगे, क्यूरियोसिटी जो है नर्चर हो सकती है। इंसाइक्लोपीडिया ऑल्सो गिव यू द सिमुलेशन ऑफ एक्सपीरियंशियल लर्निंग। एक्सपीरियंशियल लर्निंग में आप अपने हाथ से छू के नहीं देख रहे हो बट आपकी आंखों ने उसे ऑब्जर्व कर लिया है, तो ये भी एक्सपीरियंशियल लर्निंग है। और प्रेजेंटेशन बहुत अच्छे से होती है, फेयरनेस होती है और क्लीनलीनेस के साथ चीजें दिखाई जाती है एंड फोटोग्राफिक होने की वजह से रिटेंशन भी ज्यादा रहती है और अरेंजमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट भी एक अच्छे पैटर्न में रहता है। और वी कैन कंक्लूड दैट इट विल गिव यू द सेंस ऑफ यूजिंग मोर सेंस। और जब आप ज्यादा सेंसेस यूज करते हो तो आपकी नॉलेज जो है परमानेंस और स्टेबल रहेगी। देन आते हैं हमारे साइंस म्यूजियम। साइंस म्यूजियम, म्यूजियम वर्ड की बात करते हैं हम तो एटोमोलॉजिकल क्या मीनिंग है, लैटिन वर्ड से निकला है म्यूसिस, विच मीन्स अ प्लेस फॉर द स्टडी ऑफ स्पेशल आर्ट एंड साइंस। एक ऐसी जगह जहाँ पे किसी चीज के अध्ययन करने के लिए स्पेसिफिक जगह बनाई गई हो और वहां पे उसी से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके रख दी गई हो। तो म्यूजियम क्या है, जिसके अंदर ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन हो। साइंस म्यूजियम क्या है, जिसके अंदर आप अपनी नॉलेज को इनरिच करने के लिए उन्हें हिस्टोरिकल बैकग्राउंड या फिर कोई भी नई चीजें जो हैं प्रैक्टिसेबल है या जिन्हें कलेक्ट किया जा सकता है, प्रिजर्व किया जाता है, वहां पे सहेज के रखी गई हो, तो वो हमारे क्या कहलाएंगे, साइंस म्यूजियम कहलाएंगे। नेक्स्ट है डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या है, सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन ने क्या कहा है, एग्जीबिशन एंड म्यूजियम आर एक्सीलेंट एड फॉर टीचिंग एंड दे शुड बी फुली ऑर्गेनाइज इन द स्कूल। स्कूल के अंदर भी हमारे साइंस म्यूजियम होने चाहिए। आपने देखा भी होगा बहुत सारे स्कूल्स के अंदर जो है साइंस क्लब या साइंस एग्जीबिशन लगता है जिसके अंदर बच्चे जो है अपनी कोई भी एक्टिविटी या मॉडल बना के प्रेजेंट कर रहे होते हैं। और ये पब्लिक एजुकेशनल रिसोर्सेज हैं जो स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन के साथ हम प्रयोग में ला सकते हैं। इसके बाद एजुकेशनल एम क्या है साइंस म्यूजियम के, साइंटिफिक लिटरेसी को बढ़ाना और ऐसे फॉर्मल और इनफॉर्मल वेज पे चलना जिसपे आप फॉर्मल और इनफॉर्मल एजुकेशन को गेन करने के लिए दोनों काम कर सकते हो। एस्पेक्ट बढ़ेंगे, साइंस एजुकेशन प्रमोट होगी और हम अपने एनवायरनमेंट से भी जुड़ पाएंगे। और साइंस म्यूजियम हमारी ऐसी स्पिरिट डेवलप करती है जो आप इंक्वायरी आगे कर सकते हो। इट विल यूजेस द मोर सेंसेस, सो वी आर क्रिएटिंग आवर ओन नॉलेज एंड ऑन लर्निंग। और एक्सप्लोर करना जान सकते हैं आप, इससे प्रैक्टिसाइज होती है, इमेजिनेशन पावर बढ़ती है और ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन बच्चों तक जाती है। तो साइंस म्यूजियम में क्या क्या हो सकता है, मॉडल्स हो सकते हैं, स्टीम इंजन्स हो सकते हैं, रेप्लिकाज मतलब किसी चीज का कोई भी सेम आकृतियां बनाई जा सकती है, रॉकेट बनाए जा सकते हैं, डिस्प्ले किया जा सकता है, मॉडल मैमल के बनाए जा सकते हैं, पिक्चर्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म और गैलरीज होते हैं जिसके अंदर कोई भी थीम रख के उनके अंदर चीजों को कलेक्ट करके रखा जाता है। मोबाइल साइंस यूनिट, हमारे पास बहुत सारे साइंस म्यूजियम हैं, उसके अंदर हमारे पास मोबाइल साइंस यूनिट्स भी हैं। कुछ ऐसे म्यूजियम जो ऑन व्हील्स हैं, ऑन व्हील्स का मतलब जिन्हें हम रेप्लिका कर सकते हैं फॉर अ प्लेस टू अनदर प्लेस। तो दीज आर द ऑल सोर्सेज ऑफ लर्निंग। एंड हमारे साइंस म्यूजियम कौन कौन से, नेशनल साइंस म्यूजियम साइंस सेंटर दिल्ली में है, नेहरू साइंस सेंटर है, बॉम्बे है वो ऑल्सो द मोबाइल साइंस सेंटर। तो ये हमारे कुछ पॉपुलर म्यूजियम हैं, और भी हैं। नेशनल साइंस सेंटर दिल्ली में है, BM बिरला साइंस म्यूजियम, केरला साइंस टेक्नोलॉजी म्यूजियम, नेहरू साइंस सेंटर। ये हमारे कुछ 5 पॉपुलर साइंस म्यूजियम है हमारे इंडिया के। वेरियस एक्सटेंशन एक्टिविटी ऑर्गेनाइजेस बाय नेहरू साइंस सेंटर, फिल्म शो चलते रहते हैं, सेमिनार्स चलते रहते हैं, फिल्म लोन सर्विसेज कैसे हुई है, एमेट्योर वेदर स्टेशन क्या है, जो शौकीन है वेदर स्टेशन को जानने के लिए, रेडियो क्लासेस क्या रहेंगी, ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं, एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट। आपको एक पूरा सेटअप मिलेगा जिसमें आपको लगेगा कि आप ना एस्ट्रोनॉमी का पूरा पढ़ रहे हो या आप देख पा रहे हो कि हेवनली बॉडीज कैसे मूव करती है, वहां पे चीजें कैसे होती हैं। तो ऐसी एक्सटेंशन दी गई है कि लोगों को जो एक नॉन नेचुरल सेटअप में रख के आपको सारी चीजें शो करी जा रही है। इसके बाद आते हैं बोटेनिकल गार्डन। बोटेनिकल गार्डन वो गार्डन होते हैं जिसमें आपके प्लांट्स
उनसे रिलेटेड जितने भी ऑर्नामेंट है, लाइक कोई स्टोन है या कुछ भी ऐसे अदर देन प्लांट्स चीजें प्रयोग में लाई जा रही हैं, जिसको एक रीजनल प्लेस पे रख के पूरा ना एक जू जैसा सेटअप बनाया गया है। यहाँ पे आप कैसे चीजें फॉस्टर हो रही हैं, टूरिस्ट आते हैं। बोटेनिकल का मतलब जो वनस्पति से बिल्कुल घिरा हुआ है, तो ऐसे गार्डन जिसके अंदर स्पीशीज को, प्लांट्स को, उनसे रिलेटेड जो भी ऑर्नामेंटल चीजें हैं वहाँ पे एक स्पेसिफिक एरिया में जहाँ पे बिल्डअप की जाती है, वो हमारे क्या कहलाते हैं, बोटेनिकल गार्डन कहलाते हैं। इट ऑल्सो इंक्लूड कुछ चीजें होती हैं, जैसे लाइब्रेरी होती है, हर्बेरियम हो सकता है, मतलब पुस्तकालय वगैरह हो सकते हैं, लेबोरेटरीज हो सकते हैं, और कुछ मिसलेनियस चीजें भी होती हैं जो मेनली ग्रीनरी से रिलेटेड हो, मतलब विच इज रिलेटेड विद आवर एनवायरमेंट। देन डेफिनेशन की बात करते हैं, स्मिथ ने क्या दी है, बोटेनिकल गार्डन हैव डेफिनेट रोल प्ले इन डेवलपिंग appropriate attitude and behavior of that may ultimately be the responsible to saving earth। क्यों बनाए गए हैं, क्योंकि हमें अपने अर्थ को बचाना है, तो आप एक नेचुरल सेटअप दे सकते हो उन स्पीशीज के लिए जहाँ पे वो अपना जीवन यापन अच्छे से कर सकते हैं। फीचर क्या है कि कितने एकड़ में होगा, क्या एरिया रहेगा इसका, दूसरा किस प्रकार की भूमि पे होगा, भाई डेमोग्राफिक सिचुएशन भी आपको देखनी है। देन प्रॉपर बाउंड्री, कैसे प्रॉपर बाउंड्री के अंदर उन्हें रखा जाएगा, और लोकेशन कहाँ पे ये चीजें हैं, भाई शहर से थोड़ा दूर होना चाहिए कि ग्रीनरी मेंटेन रहे, टूरिस्ट भी आ सकें, थोड़ा होश पोश सा ना रहे, और अच्छे से आप विजिट कर सको चीजों को। देन है एजुकेशनल रोल। एजुकेशनल रोल क्या है, टैक्सोनॉमिक स्टडीज, मतलब हम चीजों को बाइफरकेट कर सकते हैं कि ये हमारा प्लांटेशन से रिलेटेड है, ये हमारा एनिमल से रिलेटेड है, रिसर्च के काम आ सकता है, आगे हमारी जितनी भी स्पीशीज वगैरह हैं या कोई प्लांट्स हैं हम उन्हें सेव कर सकते हैं, एजुकेशन प्रोवाइड कर सकते हैं, पब्लिक सर्विसेज वहाँ पे मिल रही है, एस्थेटिक और रिक्रिएशन का बहुत अच्छा वे है, एंड एम्प्लॉयमेंट भी यहाँ पे होता ही है, क्योंकि लोगों ने अपना अगर विजिट या टूरिस्ट जाते हैं विजिट करने, तो वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट भी लोगों को मिलती है। एग्जाम्पल ऑफ इंडियन, आचार्य जगदीश चंद्र बोस कलकत्ता, यहाँ पे है गार्डन ऑफ एग्री हॉर्टिकल्चर सोसाइटी ऑफ इंडिया, ये भी कोलकाता में, लाल बाग बेंगलोर में, गवर्नमेंट बोटेनिकल गार्डन ऑफ ऊटी एंड वृंदावन गार्डन ऑफ कर्नाटका, ये हमारे हैं बोटेनिकल गार्डन। इसके बाद आते हैं एक्वेरियम। अब बहुत सारे ऐसे घर हैं जिनके अंदर एक्वेरियम पाया जाता है, तो एक्वेरियम है क्या, लैटिन वर्ड से निकला है एक्वेरियस, विच मीन्स होता है फॉर वाटर। तो एक्वेरियम क्या होता है, स्मॉल एंड सिंपल राउंड टैंक होता है जिसके अंदर फिश को और कुछ ऐसे फिश की स्पीसीज को उस ऑर्नामेंटल प्लांट्स के साथ रखा जाता है, विच आर यूज टू प्लीज, मतलब हम उसे वॉच करते रहते हैं अपने आप को खुश करने के लिए, और इसे कम्युनिटी टैंक्स भी बोलते हैं, बिकॉज यहाँ पे आप जो है डिफरेंट इंटरेक्ट करते हो डिफरेंट वाटर एनिमल के साथ और उन्हें अपने पास रख सकते हो। तो हम ये कह सकते हैं इट इज अ बेसिकली रिलेटेड विद द वाटर इकोसिस्टम। जैसे वहां पे समुद्र में या किसी पॉन्ड लेक में रहते हैं तो उसका पूरा सेटअप आपने उस टैंक के अंदर बनाया हुआ है। तो वी कैन से दैट इट इज एन आर्टिफिशियल पॉन्ड विच लिविंग एक्वेटिक एनिमल्स और प्लांट्स आर केप्ट, जिसके अंदर ऑर्नामेंटल प्लांट्स या एक्वेटिक एनिमल्स को रखा जाता है टू प्लीज टू वॉच देम। इसके बाद डेवलपमेंट कैसे करोगे, स्मॉल बॉक्स वगैरह रो रेक्टेंगुलर या गोल शेप में, रेक्टेंगुलर लिया जाता है कि बेस अच्छे से रखा जाए और वो मेनली ग्लास का होता है, एंड लेक्स एंड पॉन्ड की तरह उसमें पानी भर दिया जाता है। उसके बाद उसके साइज के अकॉर्डिंग या उसके शेप्स के अकॉर्डिंग हम रूट्स या मिट्टी डाल के प्लांट लगा सकते हैं, एंड इसके बाद उसके अंदर हम स्नेल फिशेस ये या उनके एग्स वगैरह पुट कर सकते हैं। बट उसके लिए हमें क्या क्या करना होगा, वाटर क्लीनलीनेस का ध्यान देना पड़ेगा, टाइम टू टाइम खाने का ध्यान देना पड़ेगा, और ऑक्सीजन की उसके अंदर जितनी भी यूसेज है वो रखनी होगी। तो वी कैन ऑल्सो यूज एज एक्वेरियम इट इकोसिस्टम ऑफ वाटर। प्रिकॉशन, मैंने अभी कहा कि आपको पूरा प्लान करना चाहिए कि आप कैसे रखोगे, जो फिश वगैरह हैं वो इन्फेक्टेड ना हो, उन्हें रिमूव कर दें, लॉस ऑफ वाटर ना होता रहे, ऑक्सीजन का लेवल मेंटेन रहे, लाइट ट्रांसमिटेड होती रहे। लर्निंग रिसोर्सेज कैसे हैं, एक एक्सपीरियंस मिल रहा है रियल वर्ल्ड का, स्कोप और वैल्यू मिल जाती है बच्चों, क्योंकि आप उसे देखते रहते हो तो उन्हें हमें जीवित रखना है, क्या क्या चीजें उन्हें चाहिए हैं, कैसे उनकी ग्रोथ होती है और क्या हिस्ट्री रही है ऐसे डेवलपमेंट की। मतलब अगर मैंने कहा कि आप एग्स भी पुट कर सकते हो तो कैसे वो मछली बड़ी हुई है या कैसे वो स्नेल या जो भी आपने रखा है टर्टल वगैरह उसके अंदर, तो वी कैन एक्सप्लोर साइंटिफिकली चीजों को। दिस इज द एग्जांपल ऑफ एक्वेरियम, सबने देखा हुआ है। इट इज ऑल अबाउट आवर यूनिट 3 पार्ट 2। तो हमने जाना आईसीटी क्या होते हैं, एक्वेरियम क्या होता है, कम्युनिटी रिसोर्सेज क्या होते हैं, डिफरेंट कम्युनिटी रिसोर्सेज क्या हैं, फील्ड एक्सकर्जन्स क्या होते हैं, म्यूजियम्स क्या होते हैं, लेबोरेटरीज क्या होती हैं, साइंस एक्टिविटीज कैसे परफॉर्म करानी है, रियल लाइफ सिचुएशंस कैसे बच्चों को प्रोवाइड करना है,
और यूनिट 3 का पार्ट 1 मैं ऑलरेडी अपलोड कर सकती हूँ. Go and watch that one also. And this is all about our today's topic. Keep going, keep growing, and keep learning, my dear students. If you find my videos are informative, do like, comment, share, and subscribe my YouTube channel. Bye bye.